वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है प्रबंधकीय पारिश्रमिक से रिलेटेड। यानी जब कंपनी में प्रबंध संचालक, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, तो इस तरह से जो प्रबंधकीय व्यक्ति होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको कोई भी कंपनी कितना पारिश्रमिक दे सकती है, ये हमारा डिस्कशन का बिंदु रहेगा आज। तो सबसे पहला आता है कि मैनेजरल रेम्युनरेशन क्या है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मैनेजरल जो पर्सनल्स होते हैं, जो भी हमारे प्रबंध में भागीदारी निभाते हैं, उनको जो रेम्युनरेशन दिया जाता है, जो पारिश्रमिक दिया जाता है, वो मैनेजरल रेम्युनरेशन कहलाता है। यहाँ पे हम मैनेजरल पर्सनल में डायरेक्टर्स को ले सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को ले सकते हैं, और डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है और मैनेजर भी हो सकता है। तो चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे वो मैनेजर है, इन सभी को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना में आता है, राइट। अब उसके बाद जब मैनेजरल रेम्युनरेशन हम देंगे तो कंपनीज़ एक्ट जो हमारा 2013 है, उसके हमें रूल्स या उसके प्रोविजंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करने के लिए सबसे पहली बात ये कही है कि मैनेजर रेम्युनरेशन जो हम डायरेक्टर को देते समय हमें तभी हम दे सकते हैं जब हमारे कंपनी की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें प्रोविज़न हो, कंपनी ने विशेष प्रस्ताव या साधारण प्रस्ताव जो भी है प्रस्ताव पारित किया हो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। और डायरेक्टर्स को कंपनीज़ एक्ट 2014 ये कहता है, कंपनीज़ एक्ट 2014 ये कहता है कि संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित होने के लिए संचालकों को फ़ीस भी दी जा सकती है, और ये जो फ़ीस होगी वो हर एक बैठक के लिए 1 लाख रुपए मैक्सिमम हो सकती है। बाकी आपको वहाँ पे केस पे डिपेंड करेगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो मैनेजर्स पर्सन है, मैनेजरल पर्सनस हैं, उनकी मैक्सिमम परमिसेबल मैनेजरल रेम्युनरेशन की लिमिट क्या है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें कि अगर कंपनी के पास एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, तो ऐसे में उसे 5% प्रॉफिट का मैनेजरल रेम्युनरेशन मैक्सिमम दिया जा सकता है। अब कंपनी के पास अगर एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो ऐसे में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इन्हें दिया जा सकता है, जो अधिकतम सीमा होगी। और लेकिन कुल मिला के जितने भी मैनेजरल पर्सन्स होते हैं उनको कंपनी के कुल लाभों के नेट प्रॉफिट, जिनकी गणना कंपनीज एक्ट 2013 में की जाएगी, सेक्शन 197 और 198 यहाँ पर लगता है। तो लाभ की गणना के लिए हम सेक्शन 198 लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो जो लाभ हमने कैलकुलेट किया है, ऐसा नहीं कि सिंपली आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट उठाया और उससे कैलकुलेशन कर लिया है। हमें सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, उसको हमें लेना पड़ेगा। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या जो मैनेजर है उसको 5% दिया जा सकता है। अगर एक से ज़्यादा है तो सबको मिलाकर इनको 10% दिया जा सकता है। लेकिन बाकी सभी, चाहे वो कंपनी में और भी कोई संचालक है, यदि हमारी जैसे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो सबको मिलाकर ओवरऑल 11% हम कर सकते हैं। 10% इनका प्लस 1% और जोड़कर कुल मिला के हम 1% जोड़कर हम 11% यहाँ पर मैनेजर्स का रेम्युनरेशन दे सकते हैं। यहाँ एक बात और ऐड कर दीजिएगा कि अगर कंपनी में बाय द वे मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, यानी कोई फुल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, तो ऐसे में फिर 3% से ज़्यादा आप मैनेजर्स रेम्युनरेशन यानी प्रबंधकीय पारिश्रमिक पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिट्स है जो हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी पड़ेगी, जो सेक्शन 197(1) बताता है कि हमें सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग जो शुद्ध लाभ की गणना करी है उसका मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट तो 11% है। बाकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि आप 5% देंगे, 10% देंगे, 3% देंगे, तो या सिर्फ अगर आपका सिर्फ एक ही जना है तो आप 1% देंगे। ये आपकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जब हम मैनेजर्स रेम्युनरेशन का गणना करेंगे तो यहाँ पे हमें जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो हम निकालने जाएंगे, तो यहाँ पे प्रबंधकीय पारिश्रमिक निकालते समय हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सेक्शन 198 का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाथों हाथ सेक्शन 198 में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो हम ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम ले लेंगे। मैं थियोरेटिकली बोल रही हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे
चार्जेज ऑन प्रॉफिट, चार्जेज कौन कौन से हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दे रखा है कि मैनेजर्स रेम्युनरेशन डिडक्टेड है, उसको वापस ऐड कर दीजिए। अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स या सुपर टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स घटा रखे हैं तो उनको भी वापस ऐड कर दीजिए। इसी तरह से सभी तरह की जो कैपिटल एक्सपेंसेज है या कैपिटल लॉसेज है उनको ऐड कर दीजिए। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया तो गुडविल या फिक्शिशियस एसेट्स को हमने राइट ऑफ कर रखा था तो उसे भी हमें ऐड करना होगा। और अगर हमने हमारे वर्कर्स को एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया है, रिटायरमेंट या कोई ऐसी चीज़ों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हमने किया है जो बनता है कानून के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा हमने पेमेंट किया तो उसे एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहते हैं, तो उसे भी वापस ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं उन प्रोविजंस को भी वापस ऐड कर दीजिए। फिर ऐड कर दीजिए अगर आपको कोई सब्सिडी मिली है या बाउंटी मिली है तो, और लेस कर दीजिए जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स अगर आपने ऐड कर रखे थे तो उन प्रॉफिट्स को भी आप लेस कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको कंपनी के प्रॉफिट्स को आपको सही करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मैनेजर रेम्युनरेशन घटा रखा था उसको वापस ऐड कर दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं टैक्स से रिलेटेड या प्रोविजन से रिलेटेड उनको भी वापस ऐड कर दीजिए। कैपिटल गेन्स है तो लेस कर दीजिए, कैपिटल लॉसेज है तो उसे ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा। प्रॉफिट को सही करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जो कहलाएगा प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। और ये जो प्रॉफिट आ जाता है उसके बाद अब आपको दे रखा होगा कि अगर आपके पास होल टाइम डायरेक्टर है तो 5% लगा लीजिए, अगर सारे पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो 1% लगा दीजिए, एक से अधिक पूर्णकालिक संचालक है तो 10% लगा दीजिए, और ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन की लिमिट आपको पूछी है तो उसको आप क्या कर दीजिए, उसको 11% की रेट हमें यहाँ पर लगा लेनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब लाभ का कैलकुलेशन करते हैं तो लाभ के कैलकुलेशन में हमें ये सारे प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट करना होता है। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम नॉर्मल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और नॉर्मल जो इनकम्स हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, सिर्फ उनको ही ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 198। यहाँ पे एक बात हमें और ध्यान रखने की है कि एक वर्ड आता है छोटे क्वेश्चंस में कि बैलेंस चार्ज क्या है। तो बैलेंस चार्ज में हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी एसेट को हमने सेल किया तो अगर उसका जो विक्रय मूल्य है उसकी वो अगर ओरिजिनल कॉस्ट है इन दोनों से ज़्यादा है तो वो हम नॉर्मली कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है वो सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का पार्ट आपको नहीं मानना है। तो ये जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसके आपको 2 पार्ट करने पड़ेंगे। जो उसकी किसी भी संपत्ति की मूल लागत है और उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू का डिफरेंस है वो बैलेंस चार्ज कहलाता है। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस चार्ज या हाउ विल यू कैलकुलेट बैलेंस चार्ज। तो ये जो लाभ होगा वो बैलेंस चार्ज कहलाएगा, राइट। तो ये जो बैलेंस चार्ज है इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर संतुलित चार्ज आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दर्शा रखा है तो कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर संतुलित चार्ज आपने नहीं दर्शा रखा है तो ऐसे में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है इस राशि को जोड़ देनी होगी। तो कुल मिला के हमारा किसी भी संपत्ति को बेचने पर इस तरह से 2 प्रॉफिट के पार्ट हो गए। एक हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट जिसे हम बैलेंस चार्ज भी कह रहे हैं और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। सपोज कीजिए कोई संपत्ति आपने 1 लाख रुपए में खरीदी, अब आप डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते रहते हैं और आज की तारीख में उसकी वैल्यू हो गई 40,000 रुपये। 1 लाख की एसेट थी यानी उसकी मूल लागत 1 लाख रुपये है। आज की डेट में उसकी वैल्यू है 40,000 रुपये क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू हम शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में 40,000 रुपये, और इस असेट को आप 1,10,000 रुपये से बेच देते हैं। तो क्या होगा, संपत्ति की बिक्री मूल्य और उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका डिफरेंस तो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में हम करें कि हमने अगर 1,10,000 में बेचा है, संपत्ति खरीदी थी 1 लाख रुपये में, तो 10,000 तो कैपिटल प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ रखा तो इसको तो माइनस करना है। लेकिन ओहो सॉरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपये और रिटर्न डाउन वैल्यू है 40,000 रुपये, ये 60,000 रुपये हमारा यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट जिसे हमने नया नाम दिया है बैलेंस चार्ज,
वो ज़रूर से प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। तो 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि सारा प्रॉफिट ऐड नहीं करना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ले रहे हैं आप, तो ध्यान रखना है कौन सा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होना चाहिए, सिर्फ बैलेंस चार्ज या जो आपका आयगत लाभ है सिर्फ वो ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो कैपिटल प्रॉफिट भी जोड़ रखा है तो सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट इम्पॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कंपनी ऐसी है जिसको लाभ नहीं हुए हैं तो क्या मैनेजर्स कुछ भी नहीं देंगे क्या, तो उसकी कुछ लिमिट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।